आज हम इस वीडियो में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पर हम पहले क्लास में चर्चा कर चुके। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को जो पावर्स दी गई हैं, इस पर भी आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उस संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान में कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई हैं, कार्यपालिका शक्ति दी गई है, कुछ मिलिट्री पावर्स यानी सैनिक शक्तियां दी गई हैं, कुछ कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक शक्तियां दी गई हैं, कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स विधायिकी या विधायी शक्तियां दी गई हैं, जुडिशियल पावर्स यानी पार्डन जो पावर है, क्षमादान की जो शक्ति है वो दी गई हैं, और एक अंत में जो है जो पावर दी गई हैं वो है आपातकालीन यानी इमरजेंसी पावर्स राष्ट्रपति को दी गई हैं। इन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका या कार्यपालिकीय शक्ति, जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर सबसे पहले इस संदर्भ में आप चर्चा करो कि आर्टिकल 53 जो है, अनुच्छेद 53, उसमें राष्ट्रपति की में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंट्रल है या यूनियन है वो वेस्टेड की गई है प्रेसिडेंट में, कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा कहता है आर्टिकल 53। और वो ही रिपब्लिक का जो हेड है, इसी नाते भारतीय संविधान गणतंत्र जो है, भारत जो गणतंत्रात्मक देश है उसकी जो कार्यपालिका शक्ति है वो इसमें निहित है। इसी नाते कार्यपालिका शक्ति के संदर्भ में अपन देखें तो राष्ट्रपति जो है वो बहुत सारे उच्चाधिकारी जो इंडिया में हैं उनकी नियुक्ति करता है। इस संदर्भ में आप देखें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्राइम मिनिस्टर और अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की जो है वो नियुक्ति वो राष्ट्रपति करता है। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार से गवर्नर, राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसी प्रकार कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसी तरीके से पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष, चाहे वो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या वो यूपीएससी हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके सदस्य और चेयरमैन की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार से अन्य आयोग जो हैं, जैसे एससी, अनुसूचित जाति जनजाति जो है, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब तो इसमें ओबीसी का जो कमीशन है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उसको भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है, इसलिए उनके अन्य पिछड़ा आयोग के सदस्य और उनकी नियुक्ति भी करता है। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो आयोग हैं उनके लिए भी उनके स्पेशल ऑफिसर्स हैं, उनके लिए भी राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करता है। लेकिन ये सब कैसे करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ऐसा वो करता है। तो राष्ट्रपति अपना विवेक इनमें यूज नहीं करता है, मंत्रिपरिषद की मंत्रणा या सलाह से ही वो ऐसा करता है। दूसरी आती है आपकी मिलिट्री पावर, सैनिक शक्ति।
सैनिक शक्ति में सब आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कमांडर होता है राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, सर्वोच्च सेनापति। तीनों जो सेनाएं हैं उनका सर्वोच्च सेनापति होता है। किसी देश से युद्ध घोषित करना है या युद्ध की समाप्ति घोषित करनी है तो वो राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार से जो है, लेकिन ये सब जो है, जो भी इस जो है वो मंत्रिपरिषद की, हर जगह आपको मंत्रिपरिषद की सलाह। मैंने एक बार क्लास में आपको बताया था कि राष्ट्रपति को डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती हैं, वो राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही ऐसा करता है। कूटनीतिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर, कूटनीतिक शक्ति। कूटनीतिक शक्ति में जैसा आप जानते हैं कि चूँकि राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष कहलाता है, तो वो जो भी आप राजदूत, उच्चायुक्त या अन्य जो है कूटनीतिक प्रतिनिधि जो होते हैं, कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति। किसी भी देश में हमको हमारे देश का जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए राजदूत, एम्बेसडर या हाई कमिश्नर भेजना होता है, या अन्य उसके डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो उनकी नियुक्ति करता है, या दूसरे देश से ये लोग हमारे देश में आते हैं, दूसरे देशों से हमारे यहाँ पर राजदूत या उच्चायुक्त या कूटनीतिक प्रतिनिधि आते हैं, उनका जो है स्वागत भी राष्ट्रपति करता है। मतलब उनको एक तरह से आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि ज्वाइनिंग का, वो बाहर से जो आएंगे वो सबसे पहले राष्ट्रपति से संपर्क करेंगे और उसके बाद ही ज्वाइन करेंगे। इसी प्रकार से फॉरेन ट्रीटीज, विदेशी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो होते हैं, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो होते हैं, फॉरेन ट्रीटीज जो होती हैं दूसरे देशों से, वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही हो पाती हैं। तो इसलिए ये कूटनीतिक शक्तियाँ जो है वो लेकिन ये जो होते हैं इनको भी इन पार्लियामेंट से जो है जब तक रेक्टिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक ये लागू नहीं होती हैं। तो इनडायरेक्टली राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये पावर दी है, लेकिन अल्टीमेटली ये पावर मंत्रिपरिषद और जो विधायिका है उसके पास, उसकी रिकमेंडेशन के बाद ही, उसके रेटिफिकेशन के बाद ही ऐसा हो पाता है। नेक्स्ट है आपका विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव जो पावर है वो प्रेसिडेंट की काफ़ी वृहद पावर है। हालांकि ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव हेड होता है, कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो राष्ट्रपति है उसके सिग्नेचर से ही बहुत सारे काम पार्लियामेंट या विधायिका कर पाती है। और जब आपसे कहीं ये पूछा जाता है कि संसद में कौन कौन सम्मिलित हैं, तो सबसे पहले आप कहते हैं कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर के संसद का गठन होता है। तो यहाँ पर भी जब राष्ट्रपति विधायिका यानी पार्लियामेंट का पार्ट है तो निश्चित रूप से उसके पास बहुत सारी जो है विधायी शक्ति भी होती हैं। लेकिन इन सब को प्रैक्टिकली आप देखेंगे जो विधायी शक्तियाँ हैं तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह से ही वो ऐसा करता है। अब आप देखो कि आर्टिकल 85 क्लॉज 1 जो है उसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो 6 महीने से ज़्यादा, पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता, उसी तरीके से राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है, आहूत करता है। सत्रावसान जब
प्रोरोगेशन होता है, मतलब खत समाप्त होता है, सत्र एक सत्र जब समाप्त होता है तो वो होता है। उसी प्रकार से लोकसभा का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये उसकी एग्जीक्यूटिव पावर में सम्मिलित होता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति के जो सिग्नेचर के बिना, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना जो बिल है, कोई भी बिल है, वो बिल जो है एक्ट नहीं बनता है। जब उस पर कोई बिल जो दोनों सदनों से पास हो जाता है, उस पर राष्ट्रपति अपनी असेंट, उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है, तभी हम कहते हैं कि ये अधिनियम बन गया। अगर कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है, मनी बिल नहीं है, धन विधेयक नहीं है, तो वो उसको तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और अगर वो धन विधेयक है तो राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अगर साधारण विधेयक पर दोनों, जब आप अनुच्छेद 108 को देखेंगे तो अगर साधारण विधेयक पर असहमति है, दोनों सदन में असहमति है और विधेयक साधारण विधेयक है, दोनों सदनों में असहमति है, तो वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये राष्ट्रपति को पावर है संयुक्त बैठक बुलाने की। इसी प्रकार से जब आप अनुच्छेद 3 देखेंगे तो जब किसी राज्य जो है नए राज्य का निर्माण करना है या वर्तमान राज्य की क्षेत्र सीमाओं नाम बदलना है, तो कोई भी विधेयक जब संसद में पेश किया जाएगा तो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही ऐसा हो सकता है। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के वो किसी भी सदन में जो है पेश नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से अनुच्छेद 304 देखेंगे आप। अनुच्छेद 304 व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता पर यदि कोई निर्बंधन लगाने वाला विधेयक किसी राज्य विधानसभा में पेश किया जाता है तो ऐसा विधेयक किसी राज्य विधानमंडल में तभी पेश किया जाएगा जब राष्ट्रपति की उस पर सिफारिश या पूर्व अनुमति ले ली गई हो। अगर बिना उसके सहमति के पेश किया जाता है तो वो विधेयक माननीय होगा या पेश नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से अनुच्छेद 80(3) को आप देखेंगे कि आप सब लोग जानते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ये भी उसको विधायी की शक्ति है कि वो 12 सदस्य जो साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा का विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हों, उनमें इस तरह के 12 लोगों को वो राज्यसभा में मनोनीत करता है। और अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करने की पावर रखता है। वो जो उस समुदाय का यदि उसको लगता है कि प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है लोकसभा में, तो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की अनुच्छेद 331 में उसको पावर दी गई है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट विधायी शक्तियाँ अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि ये राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। इसके अलावा जो है एक और इम्पोर्टेंट विधायी शक्ति है अनुच्छेद 123। मैंने ये आपसे क्लास में चर्चा की थी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये भी एग्जीक्यूटिव पावर में आती है, लेजिस्लेटिव पावर में आती है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को इमरजेंसी में जब दोनों हाउस सेशन में नहीं हो तब अगर अर्जेंसी है तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करके लॉ बना सकता है। और ऐसा लॉ जो है नया सत्र प्रारंभ होगा जब दोनों पार्लियामेंट का कब तक लागू रहेगा, जब तक संसद का नया सत्र प्रारंभ होने
के प्रथम दिन से 6 सप्ताह तक ऐसा अध्यादेश लागू रहेगा। तो ये उसकी इम्पोर्टेंट जो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जो विधायी शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्षमादान की शक्ति या न्यायिक शक्ति भी कह सकते हो, पार्डन पावर। ये अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। राष्ट्रपति किसी भी देश के किसी भी न्यायालय या अधिकरण के द्वारा दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है, उसको प्रलंबन कर सकता है, विराम कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। लेकिन बस शर्त यह है कि या तो वो न्यायालय सेना न्यायालय के द्वारा दंड दिया गया हो, या उसमें मृत्यु दंडादेश दिया गया हो, या जिस विषय पर या विधि के विरुद्ध अपराध किया गया है और जिसमें दंड दिया जा रहा है वहाँ पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो। लेकिन यहाँ पर एक बात फिर वापस वही ध्यान रखना है कि ये सब भी मंत्रिपरिषद के परामर्श या सहायता से ही वो ऐसा कर सकता है। बिना मंत्रिपरिषद की सलाह या मंत्रणा के ऐसा नहीं कर सकता। इसमें आप चाहो तो 1-2 केसेस के नाम लिख सकते हो यहाँ पर। केहर सिंह बनाम भारत संघ, शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, अब इसके बाद आती है आपकी अंतिम जो शक्ति राष्ट्रपति की, आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी पावर। आर्टिकल 352 से 360 तक जो पावर्स, जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो राष्ट्रपति को की इमरजेंसी पावर्स से संबंधित हैं। अनुच्छेद 352 में, जिसको हम जो है राष्ट्रीय आपात का नाम देते हैं, राष्ट्रीय आपात 3 आधारों पर लागू होता है: युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। इनमें से एक या एक से अधिक आधार पर राष्ट्रपति जो है देश के लिए आपातकाल लागू कर सकता है। यह ऐसा आपातकाल पूरे देश में भी लागू हो सकता है या देश के किसी भाग में भी लागू हो सकता है। दूसरा अनुच्छेद 360 में होता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न होने वाला आपात। ये ऐसा आपात राज्य में लागू होता है। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360 कि ये जो है फाइनेंस से संबंधित जब कोई गंभीर संकट देश पर आ जाता है, भारत की साख या वित्तीय स्थायित्व को खतरा पैदा हो जाता है, उस आधार पर जो है ये लगाया जा सकता है। हालांकि वित्तीय आपात अभी तक देश में कभी लगाया नहीं गया है। तो ये सब पावर्स प्रेसिडेंट को जो है भारतीय के संविधान में उपलब्ध कराई गई हैं। ये आपके एग्ज़ाम में जो है इस पर क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं। आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।